तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने अपनी तेल उत्पादन नीति में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। रविवार को ओपेक जो प्लस का पूरा संगठन है, इनके सदस्य देशों ने अपनी वर्चुअल बैठक के बाद यह घोषणा की कि उनके इस फैसले का असर सोमवार को तेल बाजार पर पड़ गया। उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो कच्चे तेल का उत्पादन है इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $65 आ गया और इसमें 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सर, तेल बाजार के लिए इसका क्या मतलब है? खबर कितनी बड़ी थी? और कच्चे तेल में तो अभी एक हफ्ते पहले तक ये चर्चा थी कि तेल उबलेगा और यहां से नए स्तर छू सकता है, बट यहां तो आब लौट चलने वाली कहानी हो गई। दो फैक्टर्स ने शुरू में एक साथ बाजार में प्ले किया। पहला फैक्टर यह था कि ओपेक ने अपना डिसीजन स्टेबल रखा कि वो अपने यहाँ उत्पादन की जो मौजूदा परिस्थिति उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इससे ये संकेत बाजार को गया कि ओपेक ये मान रहा है कि बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन ठीक है। कीमतें $70 $72 के आसपास बनी हुई हैं। वो एक बेहतर स्तर है जिस पर सारे ओपेक देशों के घाटे और उनके मुनाफे कवर हो जाते हैं। लेकिन इसके तत्काल बाद ये संकेत आया कि अमेरिका और ईरान के बीच डीएस्केलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। हाल में जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी थी हमने देखा था कि ये कच्चा तेल 5 से 7% बढ़ा था, तो उसकी प्रमुख वजह ये थी कि अमेरिका के जंगी जहाज़ों का बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ा था और जिस वजह से हमें कच्चे तेल की कीमतों में, क्रूड की कीमतों में तेज़ी दिखाई दी थी। अब मौजूदा परिस्थिति में $72 की पीक से तेल नीचे आ गया है और अब वही स्थिति कच्चे तेल के बाजार में बनी हुई है कि सप्लाई ज़्यादा है और मांग सीमित है। ओपेक देशों के इस फैसले के बाद और अभी बाजार की इस गिरावट के बाद अभी माना जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ओपेक देश फिर बैठेंगे और फिर इस बाजार की मांग आपूर्ति के बारे में कोई तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि बाजार में ओवर सप्लाई है, ये सबको पता है, क्योंकि अमेरिका से, गयाना से, अटलांटिक के उस पार से भी तेल की आपूर्ति काफ़ी बढ़ी है। अब बात कमोडिटी की सुपर साइकिल की। 2025 में कमोडिटी का जो सुपर साइकिल नजर आ रहा था कि अब ठंडा पड़ रहा है। गोल्ड और सिल्वर के बाद अब कॉपर की कीमतों में भी दबाव है। सोमवार को कॉपर की कीमतें $1200 से नीचे आ गईं। पिछले हफ्ते ये भाव $1400 से ऊपर थे। $1200 से नीचे आ गई कीमतें, माफ कीजिए, और जो पिछले हफ्ते $1400 थी। तो कॉपर को भी ये कह रहे थे कि नया गोल्ड है। अब अचानक सोना, चांदी, कॉपर, अगर आप देखें तो सारी कमोडिटीज में एक तरह से आप देखिए तो ठंडा पानी किसी ने डाल दिया और सिकुड़ गई हैं। तो सर, क्या सुपर साइकिल की जो स्थिति बन रही थी, पहले हम बात करते हैं गोल्ड की, फिर सिल्वर की, फिर कॉपर की। पहले गोल्ड की आप बात बताइए, क्या लग रहा है आपको इन कमोडिटीज में? देखिए, ये टेबल आपके सामने अलग अलग कमोडिटीज को उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, क्योंकि ये फंडामेंटली फैक्चुअली समझना जरूरी है हमारे पास कि परिस्थिति क्या दिखाई दे रही। सोने का के वाला जो कॉलम, उस पर निगाह जमाइए। पीक था 5,995 का, क्रैश आया करीब करीब 16% का। जनवरी में अब 13% ऊपर है। 2025 में 70% की तेजी। बहुत बड़ा साइकिल था गोल्ड का। इतना बड़ा साइकिल आपको रेयरली देखने को मिलता है। इस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं। 2026 के जो पूर्वानुमान हमारे पास उपलब्ध हैं, इस साल के अलग अलग जगह से जो ट्रेंड आ रहे हैं, वो 4000 से 5000 तारीख तक हैं। अब यहाँ एक फैक्टर जो पक्ष में है सुपर साइकिल के, वो है बैंकों की खरीद का, कि अगर सेंट्रल बैंक दुनिया में सोना लगातार खरीदते रहेंगे, जैसा उन्होंने बार बार अपने सर्वेज में कहा है, तो ये अब यहाँ से सोना स्थिर तो होना शुरू होगा, पर ये तेजी मौद्रिक डिमांड के कारण जारी रहेगी। यहाँ सुपर साइकिल मॉनेटरी चैलेंज के कारण बनी रहेगी, जैसा कि हमने देखा कि क्रिप्टो से पैसा निकला और यहाँ जाना शुरू हुआ है। तो गोल्ड अभी भी एक मजबूत फुटिंग पर है, पर लेकिन हाँ, उतनी बड़ी तेजी, अगर इसके साथ दो फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताया, इसीलिए हम सुपर साइकिल पर आखिरी में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। दो ऐसे फैक्टर हैं जो गोल्ड की इस तेजी को खींच सकते हैं नीचे, इसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते, यहीं पर इसे रोक सकते हैं। वो है डॉलर की मजबूती और दुनिया में ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया को रोका जाना। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनकी वजह से, हाँ, पक्ष में कौन सी चीज सुपर साइकिल के खड़ी है? ईरान के साथ अमेरिका का कोई टकराव, कोई इस तरीके का घटनाक्रम। हालांकि वहां भी डिस्केलेशन होना शुरू हुआ, इसलिए कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई। तो अगर कोई युद्ध नहीं होता, कोई जंग नहीं होता, ब्याज दरें स्थिर रहती हैं, डॉलर मजबूत होता है, तो फिर ये आप मान सकते हैं कि इस सुपर साइकिल पर ब्रेक आता दिखाई देगा। लेकिन ऊंचा है, अस्थिर रहेगा। यहां से आपको वो सेक्युलर बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी, वॉलेटिलिटी आएगी। जैसे हमने शुरुआत में बताया कि डॉलर मजबूत होगा तो आपको सोना डगमगाता दिखाई देगा। ये गोल्ड का परिदृश्य है। सर, चांदी की बात करें तो
चांदी बहुत ज़्यादा हाई बीटा है। चांदी की परिस्थिति आप चार्ट में देखें तो चांदी 140% ऊपर गई, इसीलिए 34% के आसपास की गिरावट है। जनवरी में करीब 19% का लाभ है। जो फंडामेंटल्स हैं डिमांड सप्लाई के, वो बाजार में वैसे ही मौजूद हैं। शॉर्टेजेस हैं जो सिल्वर के डेटा में दिखाई देती हैं। रेंज जो हमें दिख रहे हैं पूर्वानुमान वो 68 से 78 तक के हैं। लोग मान रहे हैं 50 तक भी टूटेगी, 56 तक टूटेगी, लेकिन ये रेंजेस जो बाजार में दिख रहे हैं इस हिसाब से। लेकिन चांदी बेहद हाई बीटा रहेगी, क्योंकि सिल्वर का एक दूसरा नेचर ही है पूरे मार्केट में और सिल्वर में लेवरेज बेट बहुत ज़्यादा होती हैं, कर्ज के साथ ली जाती। तो इसे आप मान के चलिए कि चांदी का सुपर साइकिल टूटने की भविष्यवाणी थोड़े दिनों में आने लगेगी। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये क्रैश सेटल होने के बाद हम देखते हैं कि आगे भविष्य में परिस्थिति क्या बनती है। लेकिन चांदी अगर रुपए का सुपर साइकिल हिल रहा है तो चांदी का सुपर साइकिल जो है वो हिचकोले खा रहा है, मतलब वो झूल रहा है ऊपर नीचे। तो आप ये मानकर चलिए कॉपर जो है वो इस मामले में सबसे अजीबोगरीब परिस्थिति में है। कॉपर सबसे अजीबोगरीब परिस्थिति। सर, तो जो वो बात थी कि अब कॉपर इज न्यू गोल्ड, क्या उस अवधारणा को भी धक्का लगा है? ये कॉपर की गिरावट मुझे लगता है ये जो अभी सेंटिमेंट की गिरावट है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटली देखें तो चाहे भारत में कॉपर की डिमांड देखें, बाकी जगह कॉपर की डिमांड देखें, कॉपर में उतनी तेज क्रैश भी नहीं आया। 3% 4% की गिरावट आई। 12 महीने में करीब 32% ऊपर है। 2025 में 36% की तेजी थी। तेजी को आप मान सकते हैं कि सुपर साइकिल है, लेकिन जो डिमांड की स्थिति और मांग सप्लाई की स्थिति, उस हिसाब से इन दोनों धातुओं की तुलना में कॉपर की गिरावट और कॉपर का क्रैश सीजनल है। ऐसी गिरावट हमने पिछले साल भी 1-2 बार देखी थी। और कॉपर में भी लेवरेज बेट होती है, कमोडिटी में इस तरीके के फ्लक्चुएशंस हमको दिखाई देते हैं। डिमांड सप्लाई की का मिसमैच, सप्लाई की का मिसमैच यहाँ सीमित है। माना जा रहा है कि ये $5 से $6 के बीच के आसपास का जो लेवल है, उस लेवल के आसपास मूव करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चौपी रहेगा। लेकिन बेनिफिशियरी जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पावर नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उस हिसाब से कॉपर की कीमतों में सुपर साइकिल बंद होने की, टूटने के अभी संकेत शुरुआती तौर पर नहीं मिल रहे हैं। तो इन तीनों के अलग अलग स्वरूप है और ये बेहद दिलचस्प है और बेहद कॉम्प्लिकेटेड भी है कि तीनों धातुएं अलग अलग तरीके से आने वाले दिनों में मूव कर रही हैं। अब आप लोग ये बताइए, आप लोगों के ऊपर है कि आप बताइए आपको क्या लगता है, सुपर साइकिल बंद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, या अभी ये जारी रहेंगे? चलिए, तो ये बोनस पॉइंट था। लेकिन सर, सवाल अभी वही कि कीमतें अभी और गिरेंगी या पलटेंगी, उस पर आपका फाइनल टेक क्या है? कि आपको लगता है कि अब वापसी वो जो थी $120 $100 वो दिखेंगी, या आपको लगता है नहीं अभी समय लगेगा, या अभी और गिरेंगी? ये 3 हिस्से हैं। $120 वाला तो रेट जस्टिफाइड नहीं था। अगर आप जस्टिफाइड मानते तो फिर एक्सचेंजेस उसमें इंटरवीन क्यों करते? तो ये तो बाजार में यूफोरिया बनने की स्थिति, और स्टॉक मार्केट में यूफोरिया बनता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स की कीमतें वहां तक पहुंच जाती हैं जहां उनके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते। पर एक चीज समझना यह जरूरी है कि कोई भी रैली मेटल्स की बगैर फंडामेंटल के शुरू नहीं होती। हाँ, फंडामेंटल को तोड़कर कब वो हाइप में पहुंच जाती और कब आप विश्वास करना छोड़ देते हैं कि नहीं ये इसकी वास्तविक कीमत है, और वहीं से वो गलतियां, वहीं से वो क्रैश बनना शुरू होते हैं। डिमांड जब भी बढ़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है, चीजें तो फंडामेंटल से ही शुरू होती हैं। तो अब ये देखना है कि बाजार प्राइस डिस्कवरी करके टिकता कहां है, और जब भी ये क्रैश होते हैं और उसके बाद तेज रिकवरी आती है तो ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ठहर के इंतजार करिए, देखिए थोड़े समय, 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपको इस मेटल की अपनी जो वैल्यू है, जहां उसे बाजार के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से टिकना चाहिए, खासतौर से सिल्वर को, उसे करीब से देखिए। यह ध्यान रखिए कि सिल्वर का पूरा नजरिया बदल चुका है। सिल्वर जो कि केवल एक इंडस्ट्रियल मेटल होती थी, वो अब टेक मेटल भी हो गई और इन्वेस्टमेंट मेटल भी हो गई। तो जो इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स आना शुरू हैं, ETF आना शुरू हुए हैं, उन्होंने चांदी को अब एक दूसरी भूमिका में स्थापित कर दिया है। तो ये जो बदली हुई भूमिका, ये भूमिका चांदी को कहां तक रोकेगी, किस लेवल पर तक ले जाएगी, इस पर हमारी और आपकी निगाहें रहेंगी, और जो बदलाव होंगे वो हम आपके पास लेकर आएंगे, उसकी एनालिसिस लेकर आपके पास आएंगे।